हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की यूनिट 2 करवाऊंगी। ये जो आपकी बुक है हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें आपके पास सिंगल एक ब्लॉक गिवन है जिसके अंदर टोटल 12 यूनिट्स हैं। अभी हम यूनिट 2 कर रहे हैं जिसमें मैं आपको इंट्रो और चेक योर प्रोग्रेस के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इसमें चेक योर प्रोग्रेस जो आपको एक्सरसाइज गिवन है उसके बाकी के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बुक से ये है आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टोटल आपको 4 पार्ट्स गिवन है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 3 पार्ट्स तक कंप्लीट करवा दिया था और ये 4th पार्ट में भूल गई थी मैं। एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं रहा था कि इसमें 4th पार्ट भी है। आज पहले मैं आपको भीमबेटका केव पेंटिंग मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट करवा रही हूँ एंड इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं, ये जो आपको पार्ट्स गिवन है इसमें गाइज आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अभी बात करते हैं भीमबेटका केव पेंटिंग्स की। सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़े नोट्स की फॉर्म में गिवन है। आप इसको SRM लगा के मतलब जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं आप वो यहाँ पे बना सकते हैं। एक तो इसमें देखिए आप क्या चीज़ लिख सकते हैं। जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स हैं ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है सेंट्रल इंडिया में दैट स्पेंस द पैलियोलिथिक एंड मिजोलिथिक पीरियड्स। ये कब के टाइम की है? पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक पीरियड है। उसके अलावा इसे हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। मतलब ये हिस्टोरिक पीरियड पैलियोलिथिक मिजोलिथिक पीरियड के टाइम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। आर्कियोलॉजिकल वर्ड जो है या आर्कियोलॉजिकल वर्ड से क्या रिलेशन होता है हिस्ट्री का, तो आर्कियोलॉजिकल वर्ड हमें ये चीज़ बताता है जब हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस अवेलेबल नहीं होता और हम कॉइन्स पे या वॉल पेंटिंग होती है, बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हाउसेस के, इन सब चीज़ों को या फिर बोन का जो स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों से इन सब एविडेंस से आइडिया लगाते हैं कि जो अर्ली मैन थे या फिर जो हिस्ट्री थी उसमें कोई चीज़ कैसी दिखती थी। जब इन सब चीज़ों की स्टडी करके इनको ऑब्जर्व करके हम लोग थ्योरीज देते हैं तो उसे हम आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। जो इसकी स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है, इट एग्जिबिट्स द अर्लियर ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इन इंडिया। जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स है, केव का मतलब क्या है? गुफा। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ पे जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या की हुई थी? पेंटिंग्स करी हुई थी। उन पेंटिंग्स को देख के ही हमने ये सब कंक्लूजन निकाला था। इवन ये जो आपकी बुक है इसके अंदर भीमबेटका केव पेंटिंग का एक डायग्राम गिवन है जिसमें केव का मतलब एक वॉल का स्ट्रक्चर गिवन है, एक वॉल का डायग्राम गिवन है जिसमें ग्रुप है जो लोग डांस कर रहे हैं, तो वो उन्होंने ड्रॉ किया था। वहीं से इसमें मतलब कि जो वो ड्रॉ करते थे उससे आइडिया लग जाता है हमें कि ऐसे ऐसे टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी। स्टोन्स वगैरह भी पहले के टाइम के आपको केव्स जो बना रखी थी, गुफाएं थी, उनके पेंटिंग से ही पता लगा था। नाउ इट एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया एंड एविडेंस ऑफ स्टोन एज स्टार्टिंग एट द साइट ऑफ एक्शुलियन टाइम। जो एक्शुलियन टाइम था ना, इस टाइम पे यहाँ पे जो स्टोन एज था इसकी स्टार्टिंग में जो एक्शुलियन टाइम है और जो सोहानियन टाइम है, सोहानियन टाइम पे ना शॉर्ट नोट भी मांगा गया था यहाँ पे, ये रहा इसके लिए। तो ये दोनों जो टाइम है ये पैलियोलिथिक टाइम के ही हैं। जो पैलियोलिथिक हिस्ट्री थी उसी टाइम की ये दोनों स्टडीज़ हैं। इसके अलावा इसमें देखिए यहाँ से आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें लोकेशन बता सकते हैं। लोकेशन ये कहाँ पे है? जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, इंडियन स्टेट MP में एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भीमबेटका केव सिचुएटेड है। इसके अलावा ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम्स के लिए कि जो भीमबेटका केव पेंटिंग है क्या वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? तो यस, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसके अलावा आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो भीमबेटका केव पेंटिंग है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है। जो लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक कॉम्प्लेक्स है उसमें भीमबेटका के पेंटिंग्स को भी या भीमबेटका केव को भी काउंट किया गया है। इसके अलावा भी इसमें कुछ और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। दीज केव पेंटिंग शो थीम्स सच एज एनिमल्स। एज आई टोल्ड यू कि जो पेंटिंग्स हैं, जो केव्स हैं मतलब गुफाओं की जो दीवारें थी वहाँ पे ना पेंटिंग्स बनाई हुई है। आपकी बुक में डांस करता हुआ एक ग्रुप उसकी पेंटिंग ड्रॉ करी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो केव पेंटिंग्स है इसमें जो थीम्स होती हैं कौन कौन सी हो सकती हैं? एनिमल्स हो सकते हैं, अर्ली एविडेंस हो सकते हैं कि किस तरीके की डांस फॉर्म थी, किस तरीके से वो लोग रहते थे, क्या कपड़े पहनते थे, किस तरीके से अपनी बॉडी को कवर करते थे और करते थे भी या नहीं थे, क्योंकि जो अर्ली मैन थे वो कपड़े नहीं पहनते थे।
इसके बाद में जो हंटिंग का स्टाइल था वो किस तरीके का था, क्या क्या चीज़ों को खाते थे, हंटिंग कैसे करते थे, किस तरीके के वेपन्स का यूज़ करते थे। जो स्टोन एज था उन्होंने सबसे पहले स्टोन्स को किस तरीके के स्टोन्स को बनाना स्टार्ट किया था। ये सब चीज़ें आप इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो भीमबेटका केव पेंटिंग्स है ये ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट है इंडिया की। तो अगर आपसे पूछा जाए वनडे एग्जाम में ओल्डेस्ट जो रॉक आर्ट है इंडिया में वो क्या है, कौन सी है, तो वो है भीमबेटका केव पेंटिंग। अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो ये एमपी में है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गया और ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस का, इसके आपके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2। What are the major sources pertaining to the study of hunter-gatherers? Elaborates on their natures and limitations. गाइस जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने ना नोट्स की फॉर्म में गिवन है। आप इसको और ज़्यादा अपने वर्ड्स इसमें ऐड ऑन करके इस आंसर को और अच्छा और इफेक्टिव बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको कुछ मेजर सोर्सेज बताने हैं जो हंटर गैदर्स की स्टडी हमने करी है उससे रिलेटेड। वैसे जितनी अगर अभी तक आपने मेरी यूनिट की वीडियोज़ देखी हैं तो काफ़ी हद तक आपको आंसर का आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस आंसर के बाद में आपको ये पॉइंट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या दे रखी है, जो हंटर गैदर्स थे मतलब कि अपने फूड के लिए, अपने खाने पीने के लिए और सरवाइव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते थे, मूव करते रहते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। इसके अलावा गैदरिंग करते थे। गैदरिंग का मतलब होता है चीज़ों को कलेक्ट करना, प्लांट्स की गैदरिंग करना, या फिर क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि कितने टाइम बाद उनको नेक्स्ट मील मिलने वाला है या जो नेक्स्ट उनका खाना होने वाला है वो क्या होगा और कब मिलेगा। तो इसलिए इनको कौन सा ग्रुप बोला गया है, हंटर गैदर, जो एक प्लेस पे एक से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे फॉर इन सर्च ऑफ देयर फूड। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ इनके जो सोर्सेज क्या थे, ये जहाँ पे भी जाते थे गुफाओं में रहते थे और वहाँ पे ये पेंटिंग्स ड्रॉ कर देते थे। पेंटिंग्स इन केव मेड बाय हंटर गैदर्स आर फाउंड एज एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। वैसे इस यूनिट में मैंने बहुत बार आर्कियोलॉजिकल सोर्स को रिपीट किया है, स्टिल आई एम रिपीटिंग। आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्स होता है जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। जो कॉइन्स हैं या फिर वॉल्स होती हैं उनके डिज़ाइन या बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सब से ही हम आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके की चीज़ें दिखती होंगी। इसके अलावा जो भीमबेटका जैसी गुफाएं हैं वहाँ पे, या फिर जो ये कोरल केव्स हैं, मतलब इंडियन केव्स का ना इंडिया में कुछ गुफाओं के नाम आपको गिवन हैं जो यहाँ इसके मेजर सोर्सेस है जहाँ से हमें पता चला था या हमने स्टडी की थी हंटर गैदर्स की। आप एक भी याद कर सकते हैं, बट अगर आप तीनों करना चाहें तो आप तीनों भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप इस आंसर को कितना लर्न करते हैं, कितने पॉइंट्स को अपनी नोट्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। इसके अलावा क्या था, जो इनकी लोकेशन होती थी वो कहाँ पे थी, ज़्यादातर जो लोकेशन थी वो वाटर सोर्सेज के पास में होती थी, फिर चाहे वो रिवर्स हो या लेक। इनकी वजह 2 थी। पहली वजह तो ये गाइस कि इनके पास में कुछ इतना ज़्यादा ना स्टोरेज डिवाइस नहीं होता था कुछ स्टोरिंग के लिए। अगर इन्हें पानी पीना है या फिर जो इनकी जो एग्रीकल्चर ये करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे, उसके लिए क्या चाहिए होता था, पानी चाहिए होता था। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी नहीं, सोर्सेज इतने ज़्यादा थे नहीं, जो भी काम था सारा मैन मेड था। तो ये इनका ये होता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम कर पाएँ और आने जाने में या फिर चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने में टाइम वेस्ट ना हो। इस वजह से ये नियर बाय सोर्स लेते थे जहाँ पे वाटर हो, रिवर हो या लेक्स हो, ऐसी साइट्स पे ये लोकेट करते थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। उसके अलावा ये कुछ जो कैटल्स वगैरह की फार्मिंग करते थे उसके लिए भी इन्हें पानी चाहिए होता था। पहले के टाइम पे ना पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो जो हर्ब्स हैं या जैसे कि घास वगैरह है या फिर जो ग्रीनरी है वो तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन पानी के सोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। तो वो पॉन्ड टाइप में जो भी एरिया था वहाँ पे इनको आसपास में रहना पड़ता था। इसके अलावा जो इनकी लिमिटेशंस क्या थी, कहाँ पे ये रुक जाते थे या क्या इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी।
अब इसमें देखिए सबसे पहली तो इनकी जो पॉपुलेशन थी ना वो बहुत कम थी। पॉपुलेशन इनकी बात नहीं है, ये कम्युनिटीज़ की जो पॉपुलेशन थी पहले वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। दूसरी चीज़, ज़्यादा लेवल पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो जब डेवलपमेंट नहीं था तो जो भी जगह थी ना वो सारी रहने के लिए ही थी। ये लोग काफ़ी खुले एरिया में रहते थे, जैसे जो किंगडम्स वगैरह अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अकबर और ये सब जो रूलर्स थे इनकी अगर आप देखेंगे तो इनके जो फोर्ट्स थे, जो इनके महल थे, किले इन्होंने बना रखे थे, वो कितने ज़्यादा एरिया में कवर कर रखे थे। आज की डेट में तो ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट एक डिस्ट्रिक्ट बन जाए उतने एरिया में जितने में एक फोर्ट या स्ट्रीट बनती थी। और अगर जैसे जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, लाइक जैसे दिल्ली जैसी जो जगह है, वो इतना कंजेस्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पे। अगर न्यू दिल्ली की बात ना करें तो जो कि स्ट्रीट वाला एरिया है या फिर जो लोकल एरिया है वो इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है, वहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं बची है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी गई हैं। तो इस टाइम पे पॉपुलेशन का लेवल बहुत ही कम था, पॉपुलेशन कम थी। इसके अलावा जो एग्जिस्टेंस थी ना वो फ्रेजाइल थी। फ्रेजाइल का मतलब होता है कम थी, कम मतलब कि मुश्किल थी बहुत ही ज़्यादा। क्लाइमेटिक कंडीशन से ये सर्वाइव नहीं कर पाते थे क्योंकि इनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें नहीं थी। इसके अलावा अगर कोई एनिमल इन पे अटैक कर दे, कोई भी वाइल्ड एनिमल इन पे अटैक कर दे, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, ऐसे टाइम पे अगर कोई एनिमल इन पे अटैक कर दे तो उस टाइम पे भी ये मर जाते थे। वजह ये थी इनकी पूरी कम्युनिटी ख़त्म हो जाती थी। इसकी वजह ये थी इनके पास में प्रॉपर ट्रीटमेंट होता नहीं था, तो ज़्यादा टाइम तक ये सर्वाइव नहीं कर पाते थे। इसके अलावा जो पॉइंट्स है वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ और फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज मैंने आपको बता ही दी है, क्योंकि खाने की कमी होती थी। पर्टिकुलरली इनको किसी एनिमल को मारना होता था और इतने वेपन्स भी इनके पास में नहीं थे, तो वेपन्स के बिना एनिमल्स को मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होते थे। अब ऐसे टाइम पे इनको कोई भी डिजीज़ हो जाती थी, सपोज़ ये मोस्टली क्या करते थे, प्रेफरेंस इनकी क्या होती थी कि जो एनिमल ऑलरेडी मर चुका है उसको खा लेते हैं। तो जो एनिमल मरा हुआ था, अब आपको ये चीज़ पता है जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ना ग्रो करने लग जाते हैं। अब उन्हें ये खाते थे, उनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ हो जाती थी, बीमारी हो जाती थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ इतनी थी नहीं, तो इन्हें पता भी नहीं चलता था। इस वजह से भी इनकी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसके साइड इफ़ेक्ट से ये। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं। आप इसको एडवांटेजेस में भी डिसएडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं और लिमिटेशंस में भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड हैं। नो रियल मेडिकल केयर, कोई मेडिकल केयर नहीं थी, या फिर जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कम थी। और इसके अलावा जो फूड की जो हंटिंग होती थी वो भी क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, क्योंकि जो खुले एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ये लोग रहते थे वो काफ़ी बड़ा एरिया होता था और इन्हें अपने फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा चलकर जाना पड़ता था। इनकी जो एनर्जी लेवल है वो भी कम हो जाता था। प्लस ये भी बात की श्योरिटी नहीं है कि जहाँ तक ये चल के जा रहे हैं वहाँ पे इन्हें खाना मिलेगा ही मिलेगा, एनिमल्स इनको मिलेंगे ही मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, जो एनिमल्स मर जाते थे, नेचुरली डेथ हो जाती थी, उनकी भी अगर वो ज़्यादा टाइम पहले डेथ हो जाती थी तो भी ये उसको नहीं खा पाते थे। तो मतलब कि इन शॉर्ट जो फूड था उसकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती थी। ये मैंने कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप ऐड करके, आप देखिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को ऐड करके इस आंसर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। गाइज, ये मैंने आपको डी पार्ट और सेकंड क्वेश्चन करवा दिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।